लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मेरी इस वक्त की ये वीडियो आपके कुछ सवालात हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग FIA के केसेस के हवाले से सैफ अरमान खान न्याजी साहब के रिगार्डिंग बी फॉर यू, और एक वीडियो मैंने रिगार्डिंग बी फॉर यू केस इन नैब कोर्ट इस्लामाबाद। तो उसके हवाले से अहबाब के चंद सवालात हैं जिनका मैं मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा। गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि FIA का जो केस था, जो पुराने अहबाब हैं वो जानते हैं, जो सीनियर हैं जिनको पता है कि बी फॉर यू के केसेस की जिसे कहते हैं ना, वो बुनियाद कहाँ से पड़ी थी और कहाँ से ये सारे सिलसिले जो है वो शुरू हुए थे। तो दैट वाज FIA, जहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस गई थी और फिर उसके ऊपर काफ़ी अरसा जो उसे कहते हैं वो मामला चले और फिर एक अनलिमिटेड FIRs वगैरह वगैरह। तो उस पर जो फाइनली जो FIA का जो वर्डिक आया, और FIA ने उस केस में से वो जितनी भी वो था माल मलबा, उसमें से सैफ अरमान खान न्याजी साहब को का केस ही डिस्चार्ज कर दिया। अब लीगली टेक्निकली, अब चूँकि ये वकला हजरात इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं, आम आदमी को ये सारी टेक्निकलिटीज़ जो है वो समझ में नहीं आती हैं। जब मुदई ही, चूँकि उसमें मुदई सरकार थी, मुदई कौन था? FIA था, चूँकि देयर वर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। तो जब FIA ने ही उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा जी हमें फर्दर इस बंदे की ज़रूरत ही नहीं है, तो एक तो वो एक चीज़ आई सामने। फिर दूसरा, वो जो मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि कुब्बे नु लत वजी तो उदा कुब निकल गया, क्योंकि वो पता नहीं जिसका जी उठता है वो उठ के किसी के भी खिलाफ जो है ना वो जाके FIA में एप्लीकेशन दे देता है और फिर वहाँ पे FIR भी होना शुरू हो जाती हैं वगैरह वगैरह। तो उसके लिए कोर्ट की तरफ से जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, आप इसको यूँ समझ लें कि एक हमारे सामने एक मिसाल है, लेटेस्ट मिसालें हैं। लाइक इमरान खान साहब के केसेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगी थी कि बगैर किसी उसकी कोर्ट की कॉन्सेंट के कोई भी अगर FIR है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। फिर रिसेंटली आपको चौधरी परवेज इलाही साहब के केसेस में भी ये चीज़ नज़र आई। तो सिमिलरली ये वही चीज़ है कि कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि किसी भी किस्म का कोई केस है, कुछ भी है, अनटिल अनलेस यू कैन से कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कंसर्न कोर्ट, सैफ साहब को कोई भी जो है ना वो अरेस्ट नहीं कर सकता है, या इवन के किसी भी FIR में जो अदर जो एक्यूज्ड हैं रिलेटेड बी फॉर यू केसेस, नॉट ओनली सैफ साहब। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ होगी। नैब के हवाले से जो मेरी वीडियो है उसमें अगर आपने देखा हो तो जो एक बेसिक जो एक रेफरेंस था वो क्या था कि जी एक वेबसाइट है और फिर कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं, अकाउंट्स हैं जिसके ऊपर वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बाकी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ जो है होती हैं वो उसी वेबसाइट पे होती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उस वेबसाइट का ओनर कौन था। अब जिस तरीके से जो नैब के जो IT एक्सपर्ट थे, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, एक जगह पे उन्होंने ये कहा कि मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने वेबसाइट को एक्सेस भी किया या नहीं किया, और एक जगह पे उन्होंने ये कहा कि मैंने शायद उसको एक्सेस किया है। और फिर जब वहाँ पे क्वेश्चन आया कि जी चूँकि PTA जो है अगर किसी भी वेबसाइट को अगर बैन कर देती है तो आपने किस तरीके से उसको किया, तो उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे लॉ के बारे में पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो वगैरह वगैरह। बट फाइनल जो निचोड़ जो उसमें से निकला, उन्होंने कहा मैंने सिर्फ वेबसाइट को देखा है, मुझे नहीं है पता कि उसका मालिक कौन है। तो दैट इज़ द फाउंडेशन, वो एक बुनियाद है। फिर जो पेजेस के वाले से जो बात हुई, सोशल मीडिया पेजेस के वाले से, उस पर भी जो आपने, मैंने तो चूँकि ग्रुपों में उसकी अटेस्टेड कॉपी शेयर कर दी, यकीनन आपने उसको पढ़ा होगा बहुत। जो भी उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट जो था जिसको उन्होंने मेंशन किया, जब उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस हुए लीगल टीम ने जब किए, तो उस पर उन्होंने यही कहा कि जी मुझे नहीं है पता कि ये कौन साहब बोल रहे हैं। इवन के पेमेंट मेथड के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, चूँकि जब बात हुई इलीगल डिपॉजिट्स के हवाले से
तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि मेरी एग्जप्शंस हैं, मैंने जस्ट एक आइडिया लगाया है और बाकी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो मैं हमेशा, मेरा एक ईमान है, मुझे नहीं पता कि आप में से किसकी दुआएं कबूल हुई हैं, किसके सजदे कबूल हुए हैं, किसके आंसू कबूल हुए हैं, और अल्लाह पाक ने ये आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त B4U के जो केसेस हैं, आई डोंट थिंक सो कि इनको अब ज़्यादा कोई तवील अरसा लगे। अगर अखलाकियात की बुनियाद पे अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में पहली बात यह है कि जब मुद्दई को अंदाज़ा हो जाए कि यार मुझसे गलती हो गई है, और वो विड्रॉल कर लिया करते हैं ऑनरेबली, नहीं तो मुल्जिम को यह हक हासिल होता है कि वो बरीयत की एप्लीकेशन दे दे कि अब केस के अंदर कुछ भी नहीं है तो मुझे बरी किया जाए। और बरीयत के हवाले से अगर अहबाब को याद हो तो सैफ अरमान खान नियाज़ी साहब की बरीयत की एप्लीकेशन इन पेंडिंग पड़ी हुई है सिंस फरवरी। तो और भी बहुत कुछ है उसमें। बहरहाल आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह खुशखबरियाँ हैं, आपके लिए ही हैं। और आखिरी बात वही जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि आप मेरे साथ इस बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि जी सैफ अरमान नियाज़ी देगा या कि नहीं देगा। हर शख्स का अपना अपना एक गुमान है। मैंने कभी सैफ अरमान खान नियाज़ी की बात नहीं की। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, वो एक नस्ली शख्स है, वो ख़ानदानी शख्स है, वो अपने वादों को पूरा करेगा। लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि इतने लाखों लोगों जिन्होंने रो रो के तहज्जुद में पता नहीं कब कब उन्होंने किस किस तरह से दुआएं की, कैसे मुमकिन है कि रब ताला उनकी दुआओं को कबूल ना करे और उनका हक उनको ना मिले? ये नामुमकिनात में से है। ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है, आप इस बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं। बाकी अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत भी चाहूँगा। और इस वीडियो को या मैंने जितनी भी गुफ्तगू की है इसको किसी और चीज़ के साथ इंटरलिंक ना कीजिएगा। मैंने सिर्फ इस वीडियो में इतना ही डिस्कस किया है कि इस वक्त कोर्ट्स में या इदारों में B4U के जो केसेस हैं उनका इस वक्त स्टेटस क्या है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आज ही एक और वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।